ओके गाइस आज जो हमारा टॉपिक है वो है टेस्ट ऑन ट्रांसफार्मर कि हम जो ट्रांसफार्मर होते हैं हमारे पास पावर ट्रांसफार्मर या एक्सेल तो उस पे हम कौन कौन से टेस्ट करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ 17 टेस्ट है जो कि हम साइड पे करते हैं। मैं क्या करूँगा, इन 17 टेस्ट को मैं आप लोगों को डिफाइन करके दूंगा वन बाय वन कि हम इसके लिए कौन सा इक्विपमेंट यूज़ करते हैं और असल में इसका मकसद क्या होता है। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए। अच्छा, सबसे पहले तो हमारा जो है वो क्या है, नेम प्लेट। ठीक है कि हम जब भी कोई ट्रांसफार्मर लेते हैं तो उसका हम नेम प्लेट वो कर लेंगे, स्टडी कर लेंगे कि देखो मैन्युफैक्चर नेम क्या है, उसमें ईयर ऑफ मैन्युफैक्चर क्या है, वेक्टर ग्रुप क्या है, उसके अलावा रेटेड पावर उसका क्या है। ठीक है, उसके अलावा उसके रेटेड वोल्टेज क्या है सेकेंडरी और प्राइमरी के। ठीक है, जैसे कि ये अब देखो प्राइमरी सेकेंडरी का ना, प्राइमरी का 132 है, सेकेंडरी का इसका 13.8 केवी है। ठीक, तो इसके अलावा फ्रीक्वेंसी इसके क्या है, टाइप ऑफ कूलिंग क्या है। तो ये सारी डिटेल जो है आप लोगों को कहाँ नेम प्लेट पे आप लोग स्टडी कर लोगे। उसके बाद आप लोगों का जनरल चेक एंड विजुअल इंस्पेक्शन इसका होगा। विजुअल इंस्पेक्शन का मतलब कि देखो इसके कनेक्शन वगैरह चेक करने हैं, वॉल वगैरह चेक करने हैं। ठीक है, रेडिएटर बुशिंग बकरले वगैरह, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को चेक करनी पड़ेगी। क्योंकि जब एक दफ़ा इस पर टेस्ट स्टार्ट कर लो और टेस्ट हो जाए तो उसके बाद ये क्या करना होता है, एनर्जाइज करना होता है। तो इसलिए आप लोगों के इससे पहले आप लोगों की सारी चीज़ें वॉल वगैरह या जो भी है वो सही सलामत होना चाहिए। तो इसलिए मैकेनिकल टेस्ट या मैकेनिकल इंस्पेक्शन जो है वो होनी चाहिए ताकि वो सारी चीज़ें ठीक हो। तो सबसे पहले हमारे पास जो टेस्ट होता है उस पे होता है TRT, टर्न रेशो टेस्ट। टर्न रेशो टेस्ट को हम क्यों करते हैं, टर्न रेशो टेस्ट का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है तो हम क्या करेंगे कि अगर तो स्टेप डाउन है तो अगर हम स्टेप डाउन है, अगर हम 132 देंगे तो 13.8 हमें बाहर मिलने चाहिए। तो उसके लिए हम ये टेस्ट करते हैं। ठीक, ये क्या कहते हैं, डिटरमिनेशन बिटवीन नंबर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, देख लिया। मतलब अगर स्टेप अप या स्टेप डाउन के लिए आप यूज़ कर रहे हो तो उसके प्राइमरी और सेकेंडरी जो है उसकी वाइंडिंग सही होनी चाहिए, नंबर्स ऑफ वाइंडिंग सही होनी चाहिए। अगर तो ये आप लोगों के पास ठीक नहीं हुए तो आप लोगों का आउटपुट वोल्टेज जो जिस मकसद के लिए हम ट्रांसफार्मर को यूज़ कर रहे हैं वो रॉन्ग होगा। ठीक, इफ दी टर्न रेशो इज़ रॉन्ग दैट आउटपुट वोल्टेज विल बी रॉन्ग। ठीक हो गया। तो इसकी स्मॉल डिफिनीशन है, TRT हम इसलिए करते हैं। और इसमें क्या है, इसमें हमारे पास जो टूल यूज होता है वो होता है ट्रैक्स। अच्छा, ट्रैक्स क्या है, ट्रैक्स इस इधर मैंने इसलिए पिक्चर वगैरह सब कुछ बता दूंगा क्योंकि बहुत सारे टेस्ट जो है वो ट्रैक्स ही होते हैं। तो ये देखो, जैसे लेकर ट्रैक्स इज लाइक हैविंग 10 प्लस इलेक्ट्रिकल टेस्ट। तो इसमें क्या होता है कि 10 से ऊपर जो टेस्ट है वो इलेक्ट्रिकल टेस्ट जो ट्रांसफार्मर पे होते हैं तो वो हम इसी डिवाइस से करते हैं। और ये एक कंबाइन पूरा वो होता है टेस्ट का, ठीक है, इक्विपमेंट का, जो कि एक ही बॉक्स में होता है और इसी को हम मुख्तलिफ टेस्ट के लिए यूज़ करते रहते हैं। ठीक, पहले क्या होता था कि अलग अलग जो होते थे इक्विपमेंट वो यूज़ होते थे, लेकिन अभी जो है ये पूरा एक ही उसमें उसमें बॉक्स में मतलब पूरे सारे डिफरेंट टेस्ट के जो इक्विपमेंट है वो हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक हो गया, ये आप लोगों के पास हो गया TRT। चलते हैं सेकंड नंबर पे। पास जो है वो है वेक्टर ग्रुप टेस्ट। वैसे तो यहाँ 4 पे आ रहा है लेकिन ये दोनों को हमने नेग्लेक्ट किया, तो 1 पे ये आ गया TRT, दूसरा वेक्टर ग्रुप। वेक्टर ग्रुप को देखते हैं कि ये क्या है। वेक्टर ग्रुप जो है, वेक्टर ग्रुप टेस्ट किस चीज़ के लिए करते हैं, असल में इसका जो मेन मकसद है ना वो है कि आप लोगों का जो डिस्प्लेसमेंट है, करेक्ट फेज डिस्प्लेसमेंट उसके लिए है, क्योंकि उसी पे सारी चीज़ें डिपेंड करती है। और ये आप लोगों का जैसे इसने डिफाइन किया ना वेक्टर, तो इसका मतलब यही होता है कि आप लोगों के नेम प्लेट पे जो इस तरह के वो वेक्टर होते हैं ना तो वो करेक्ट है या नहीं। तो वेक्टर को मैं ये देखो जैसे कि DYN11, तो अब इसका क्या मतलब है कि इसका जो हाई वोल्टेज वो है वाइंडिंग वो डेल्टा पे है। दूसरा जो है प्राइमरी का या लो वोल्टेज का वो वाई यानी उस पे है, क्या कहते हैं, स्टार पे है। और उसका न्यूट्रल जो है स्टार से निकला हुआ है। 11 का क्या मतलब, 11 का मतलब है कि ये देखो 11 मीन द LV वोल्टेज लीड, मतलब LV जो है वो HV से 30 डिग्री पे लीड कर रहा है। अब इसी तरह से अगर किसी ट्रांसफार्मर पे ये वाला वेक्टर ग्रुप हो YND1, तो इसका क्या मतलब है कि आप लोगों का हाई वोल्टेज जो है वो स्टार पे है, येलो ना वाई पे, ठीक है। और दूसरा जो है आप लोगों का लो वोल्टेज ये एन का है, ठीक है, एन न्यूट्रल मतलब स्टार से निकला हुआ है। डी जो है आप लोगों का क्या है, डेल्टा पे है, मतलब आप लोगों का लो वोल्टेज जो है
वो किस चीज़ पे है, वो होगा आप लोगों का डेल्टा पे। और उसके अलावा वन किस चीज़ को डिफाइन करेगा, वन करेगा ये देखो कि एल वी जो है वो एच वी से 30 पे लैग कर रहा है, तो 11 और 1 में ये डिफरेंट है। बाकी ये चीज़ें जो है ये यहाँ पे बताई गई है, लेकिन जो इसका सबसे जो मकसद है वो है करेक्ट फेज डिस्प्लेसमेंट, यानी ये फेज डिस्प्लेसमेंट जो होगा, जो लीड या लैग का होगा, वो क्या है, उसी पे ये सारी चीज़ें बाकी जो है वो डिपेंड करी। जैसे करेक्ट वाइंडिंग कनेक्शन, मतलब इससे अगर इस पे इस टेस्ट का हमें अपडेट सही मिला तो इसका मतलब है कि वाइंडिंग की कनेक्शन सही हुई है, उसकी पोलैरिटी वगैरह ठीक है, और उसका टिप चेंजर वगैरह ऑपरेशन जो होता है वो भी ठीक है, और इंटरनल वायरिंग एरर जो है वो भी ठीक है। तो ये सारी फेज डिस्प्लेसमेंट में इसको चेक करते हैं। डिवाइस कौन सा यूज़ होगा, मैनुअल, उसके लिए डिस्प्लेसमेंट को मालूम करने के लिए फ्लूक ठीक है, डिजिटल मल्टीमीटर है, इसके ज़रिए से हम क्या कर सकते हैं, हम वेक्टर ग्रुप को मैनुअली जो है इसकी वो कर सकते हैं, क्या कहते हैं, टेस्ट को कर सकते हैं। आजकल एडवांस आ रहे हैं सिस्टम इसके लिए, लेकिन नॉर्मली हम जो है इस मल्टीमीटर को हम यूज़ कर सकते हैं वेक्टर ग्रुप को टेस्ट करने के लिए। मैग्नेटिक बैलेंस टेस्ट को, ठीक है, कि ये क्या चीज़ होता है, इसको पूरा डिटेल से स्टडी कर लेते हैं। हमारे पास है मैग्नेटिक बैलेंस। तो मैग्नेटिक बैलेंस असल में क्या होता है, ये टेस्ट हम क्यों करते हैं, असल में इसको अनइक्वल मैग्नेटिक फ्लक्स को मालूम करने के लिए, जब भी हम किसी एक फेज को क्या करेंगे, एनर्जाइज करेंगे, तो क्या होगा, जो उसका फ्लक्स होगा, ठीक है, मैग्नेटिक फ्लक्स, उसकी वजह से जो बाकी फेजेस होंगे उस पर भी क्या होगा, आपके पास वोल्टेज इंड्यूस होगी। तो इसमें क्या होता है, इसमें हम किस चीज़ को नापते हैं, इस इंड्यूस वोल्टेज को नापते हैं, और इस इंड्यूस वोल्टेज के बुनियाद पे हमें क्या पता चलता है कि इसका कोर वगैरह जो है वो डैमेज नहीं है, ठीक है, और इसकी वाइंडिंग जो है वो भी ठीक है। तो इस बेस पे हम जो है क्या करते हैं, हम डिसाइड करते हैं कि इसकी वाइंडिंग या इसकी कोर वगैरह में कोई मसला तो नहीं आ रहा। जैसे कि अब इसमें हम क्या करते हैं कि रेड, लेट्स सपोज हम रेड पे क्या करते हैं, अगर हम एनर्जाइज कर दे रेड फेस को कि ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपके पास इंड्यूस वोल्टेज जो होंगे, जो दूसरे आप लोगों के पास दो फेजेस होंगे उस पे 40 और 40 होंगे, ठीक है, मतलब दो फेजेस बाकी हैं ना, रेड येलो ब्लू पे आपके पास 40 40 होने चाहिए। अगर उस पर भी 40 है, इस पर भी 40 है, तो इट्स मीन ठीक है। ठीक इसी तरह से फिर येलो ब्लू को अगर एक को एनर्जाइज करेंगे तो बाकी दो पे सेम वोल्टेज आने चाहिए, थोड़ा बहुत अगर ऊपर नीचे फ़र्क हुआ नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब जैसे कि ये वाला है, तो इसमें क्या है, इसमें एनर्जाइज किया है, अब इस पे 40 आ रहा है लेकिन इस पे 12 वोल्ट आ रहा है, तो इसका फिर क्या है कि ये फॉल्टी है, ठीक है। मतलब अगर थोड़ा बहुत फ़र्क हुआ तो नो प्रॉब्लम। जैसे कि अब रेड को आपने एनर्जाइज किया, येलो ब्लू पे आपके पास जैसे 38 40 आ रहा है, इट्स ओके, ठीक है। जैसे कि यहाँ 39 40 आ रहा है, इट्स ओके। लेकिन अगर ज़्यादा फ़र्क हुआ, ज़्यादा अप डाउन हुआ, तो फिर वो फॉल्टी होगा, और उससे हमें पता चलेगा कि इसकी वाइंडिंग और या कोर जो है वो डैमेज है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जो है इसके लिए इंस्ट्रूमेंट जो है वो हमारे पास वही फ्लूक यूज़ होता है, और कोई सप्लाई, कोई भी सप्लाई जिस सोर्स जिससे हम सप्लाई ले सके इसको रेड फेस को वोल्टेज देने के लिए, और जो है दूसरों पे हम क्या कर लेंगे, फ्लूक मीटर से, डिजिटल मीटर से हम नाप लेंगे। के बाद है हमारे पास मैग्नेटाइजिंग करंट टेस्ट। तो इसको स्टडी कर लेते हैं और देखते हैं कि इसमें क्या है। जो है इसको असल में हम किस चीज़ के लिए आइडेंटिफाइड डिफेक्ट एंड मैग्नेट कोर, मैग्नेट जो इसका जो कोर होता है ना, उसको कि ये जो कोर है या जो इसके ऊपर वाइंडिंग है, वो जो इसकी मैग्नेटाइजेशन करंट है वो उसी के मुताबिक है या नहीं है। अच्छा, मैग्नेटाइजेशन करंट क्या होता है, अब आप लोगों के पास जो ट्रांसफार्मर का नेम प्लेट होगा या उसका फैट रिपोर्ट होगा, ठीक है, फैट का मतलब है फैक्ट्री एक्सेप्टेंस जो रिपोर्ट होगा, उसमें क्या होगा, आप लोगों के पास एक मैग्नेटाइजेशन करंट दिया होगा कि लेट्स सपोज अब इस ट्रांसफार्मर का 80 है, ठीक हो गया। तो हम क्या करेंगे, रेड पे हम करंट अप्लाई करेंगे, रेड फेस पे। तो और दूसरा उसका जो दूसरा फेज होगा, मतलब सेकेंडरी का, मतलब लेट्स सपोज एचवी पे हमने वो दिया रेड फेस पे करंट, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उसका एलवी जो है उसको हम ओपन रखेंगे, और एलवी पे हम चेक करेंगे कि कितना करंट आ रहा है। तो वही करंट जो है वो मैग्नेटाइजेशन करंट होगा। जैसे कि अब इस ट्रांसफार्मर का लेट्स सपोज अब 80 है हमारे पास, कि 80 पे इसको मैग्नेटाइज होना चाहिए रेड फेस को, या जितने भी बाकी फेजेस हैं, तो हमारे पास 82 आ रहा है आउटपुट पे एलवी पे। तो ये इसका मतलब है कि इसका कोर और वाइंडिंग जो है वो हेल्थी है, ठीक है। अगर तो इसमें इस तरह ये देखो, यहाँ पे
फॉल्टी ट्रांसफार्मर में क्या होगा, वो आप लोगों के पास ज़्यादा होगा या कम होगा। जैसे कि यहाँ येलो पे कितना आ रहा है, 3.20 एम्पियर। तो 3.20 एम्पियर का मतलब है कि आप लोगों का कोर या वाइंडिंग जो है येलो फेस का वो फॉल्टी है। अच्छा, इसको हम किस तरह किस चीज़ से करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट जो यूज़ करते हैं वो ट्रैक्स है। ट्रैक्स को मैंने ऊपर ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है। तो ये होता है मैग्नेटाइजेशन करंट। मैग्नेटाइजेशन करंट का मतलब है कि आप लोगों का जो किसी भी एक फेस को मैग्नेटाइज करने के लिए जो लोड के लिए नहीं होता, कितना करंट चाहिए होता है कि वो फेज उसका मैग्नेटाइज हो जाए। अच्छा, इसके बाद है हमारे पास वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट। तो चेक करते हैं कि वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट में क्या होता है। वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्ट जो है ये हम किस चीज़ के लिए करते हैं, ये हम करते हैं लूज इंटरनल कनेक्शन के लिए। ठीक है, कि जो वाइंडिंग हुई उसकी कोई कनेक्शन तो लूज नहीं है। उसके अलावा जब हम इसके जॉइंट्स को मिलाते हैं, कोई भी जॉइंट्स, तो उसके लिए सोल्डरिंग वगैरह जो की जाती है, उसकी कोई पार्टिकल वगैरह तो वहाँ पे नहीं है, या उसकी कोई वो क्या कहते हैं जंग तो उसको नहीं लगा, तो उसके लिए। और उसके अलावा जो है ये कॉन्टैक्ट प्रॉब्लम, देखो टेप चेंजर के या इनकरेक्ट वाइंडिंग कनेक्शन जो हो गया, या ट्रांसपोर्ट में कोई मैकेनिकल डैमेज तो नहीं हुआ, उसकी वाइंडिंग को कोई झटका तो नहीं लगा जिसकी वजह से उसकी वाइंडिंग जो है या जो जॉइंट हमने लगाए हैं उसकी कोई वो कनेक्शन लूज हुए हैं, तो उसके लिए इसको हम करते हैं। और इसको कैसे करते हैं कि इसके एक फेस पे डीसी करंट को हम अप्लाई करते हैं, और उसकी वोल्टेज ड्रॉप जो है वो इस डिवाइस के ज़रिए से वो नाप कर इसकी रेजिस्टेंस को हम मालूम करते हैं। और रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस हमें मैन्युफैक्चर या फैट रिपोर्ट जो होता है उसके साथ हम फिर इसको क्या करते हैं, चेक करते हैं उसी के साथ कि उससे ज़्यादा या कम तो नहीं है। मतलब अगर तीनों फेस का आपके पास सेम सेम आ रहा हो, ठीक है, 5% डिफरेंस के साथ, मुश्किल नहीं है। लेकिन उससे अगर थोड़ा ज़्यादा हुआ तो क्या होगा, फिर वो वाला जो उसका फेस होगा वो डिफेक्ट होगा। और इसके लिए हम ये देखो डीसी वाइंडिंग रेजिस्टेंस टेस्टर यूज़ करते हैं। ये जो ये एक पिक्चर सा है, इसी को हम यूज़ करते हैं इसी की रेजिस्टेंस को नापने के लिए। इसके बाद है हमारे पास शॉर्ट सर्किट टेस्ट, एम्पीडेंस मेजरमेंट। तो इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। शॉर्ट सर्किट टेस्ट या एम्पीडेंस टेस्ट, तो ये किस चीज़ के लिए करते हैं हम, इसमें हमें क्या मालूम होता है, कॉपर लॉसेस, ठीक हो गया, और इसका एम्पीडेंस। कॉपर लॉसेस किस तरह मालूम होते हैं, असल में इसमें हम क्या करते हैं कि जो एलवी साइड होता है उसको हम शॉर्ट सर्किट कर लेते हैं, और एचवी साइड पे इसको इतना वोल्टेज देते हैं जो कि इसके रेटेड करंट को फ्लो कर सके। अच्छा, इसमें फिर होता क्या है कि इसमें जो कोर लॉसेज है वो नहीं होते, जैसे कि यहाँ लिखा है बिकॉज द प्राइवेट इज वेरी स्मॉल, तो इसकी वजह से मैं फ्लक्स में सो कोर लॉसेज आर नेग्लिजिबल। तो मतलब कोर लॉसेज नहीं होते, जिसकी वजह से जो लॉसेस हमें जो आउट पे हमें मिलते हैं, जो हम मेजर करते हैं, वो सिर्फ क्या होते हैं, कॉपर लॉसेस होते हैं। तो इससे हमें कॉपर लॉसेस का पता चल जाता है। और दूसरा एम्पीडेंस कैसे पता चलता है, अब एम्पीडेंस में क्या है, एम्पीडेंस जो है देखो ये इसका फार्मूला है। अब लेट्स सपोज एम्पीडेंस हमें कहाँ से मिलेगा, ये फैट जो फैक्ट्री एक्सेप्टेंस या जो उन्होंने जो आपको एक वो दिया होगा, इसकी वैल्यू दी होगी कि इसकी एम्पीडेंस इतनी होनी चाहिए। तो हम फिर क्या करते हैं कि लेट्स सपोज अब ये एक ट्रांसफार्मर है, तो उसका 5 से 6% पे हम क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि 5 से 6% पे क्या कर ले, उसको वोल्टेज दे दे उसके एच वी साइड पे। जब एच वी साइड पे उसको वोल्टेज देते हैं, तो अगर उस वोल्टेज के ज़रिए से उसका जो रेटेड करंट है, ठीक है, वो फ्लो हो गया, ठीक है, तो हमारे पास एम्पिडेंस उसका क्या आ जाता है। ये देखो इस फार्मूले से आप लोग इसका एम्पिडेंस निकाल सकते हो। जैसे कि अब इस ट्रांसफार्मर का आपको एम्पिडेंस दिया है नेम प्लेट पे, ये देखो यहाँ नेम प्लेट पे भी आप लोग जैसे एम्पिडेंस एट 50 एम है, तो 23.22 ये है टैप वो है एम्पेयर है, ठीक है। अच्छा, इसका क्या होता है कि अब 6% अगर तो एम्पिडेंस दिया है फैट वगैरह में, तो आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, जितने का ट्रांसफार्मर है, लेट्स सपोज ये 11 केवीए का ट्रांसफार्मर है, तो हमने उसका जब 5% से 10% तक निकाला तो वो 660 निकला। और अभी इसी 660 को हमने 11,000 पे डिवाइड किया तो इसका ये 6% निकला। तो इसी तरह हम क्या करते हैं कि जो हम एच वी पे देते हैं ना, एच वी साइड पे जो वोल्टेज हम देते हैं, तो वो यहाँ ऊपर आप लोग डाल दोगे, ठीक है, और नीचे जो इसका अपना वो है वोल्टेज वो डाल दोगे, ठीक है। और उसके बाद 100 से मल्टीप्लाई करके उसका यहाँ पे आप लोगों के पास क्या आएगा, एम्पिडेंस आएगा। अब ये एम्पिडेंस आप लोग चेक करोगे फिर, अगर तो ये एम्पिडेंस उसके मुताबिक हुआ, आप लोगों का जो फैक्ट्री एक्सेप्टेंस टेस्ट है उसके मुताबिक हुआ, या जो मैन्युफैक्चर ने आप लोगों को दिया है
एक एम्पिडेंस वैल्यू दी है उसके मुताबिक रही तो इट्स मीन आप लोगों का टेस्ट पास होगा। अगर नहीं दी तो फिर क्या होगा इसमें, इट्स मीन इसके फिर से वही वापस कोर या वाइंडिंग या इसमें कोई किसी चीज़ में मसला होगा, इशू होगा। है ज़ीरो सीक्वेंस एम्पिडेंस, ठीक है। देखते हैं कि इसमें क्या है। टेस्ट है ज़ीरो सीक्वेंस एम्पिडेंस टेस्ट, ये क्या है। असल में इसको हम क्यों करते हैं, ये जो है आप लोगों के पास ग्राउंड फॉल्ट जो है, ठीक है, ये देखो ग्राउंड फॉल्ट जो है इसको क्या करता है, इसको इसकी बिहेव को डिटेक्ट करता है। और इसका हमारे पास क्या फ़ायदा होता है, ये तीन चीज़ें जो है ये इसको रिएक्ट करती है। कैसे, जैसे कि अब देखो रिले सेटिंग के लिए आप लोगों के पास कैलकुलेशन इधर से हम लेते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप लोगों के पास फॉल्ट करंट की एस्टिमेशन को जो है ना इसी टेस्ट में हम क्या करते हैं, इसी टेस्ट के से लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद अर्थिंग सिस्टम वैलिडेशन, मतलब अर्थिंग सिस्टम आप लोगों का किस चीज़ पे जो कैलकुलेशन उसकी होती है वो कैसे करेंगे कि कौन सा एनजीआर जो है वो हम ट्रांसफार्मर के साथ लगाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इसी ज़ीरो सीक्वेंस एम्पिडेंस टेस्ट पे क्या करती है, वो इसी से हम डेटा लेके उसी के मुताबिक जो है सारी चीज़ों की हम कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। तो अच्छा, ज़ीरो सीक्वेंस करंट असल में ये एम्पिडेंस टेस्ट होता क्या है, इसमें क्या होता है कि जब सिंगल लाइन आप लोगों का ग्राउंड हो जाए, ठीक है, उस पर ग्राउंड फॉल्ट आ जाए, तो उसमें क्या होगा, ये देखो फेज ए करंट बिकम वेरी हाई। तो लेट्स सपोज आप लोगों के पास ए जो फेज है उसने ग्राउंड को टच किया तो उसका करंट बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो फेज बी एंड सी करंट रिमेन स्मॉल, बी और सी जो है वो सेम ही रहेगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, ये जो करंट है ना, ये जो कंडीशन से इसकी वजह से जो करंट पैदा होता है उसको कहते हैं ज़ीरो सीक्वेंस करंट। और इसी को टेस्ट करने के लिए ये देखो ये टेस्ट हम करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसमें क्या होगा कि अनबैलेंस कंडीशन जब क्रिएट होगी ना तो ज़ीरो सीक्वेंस करंट जो है वो उसके लिए अब क्या चाहिए हमें, उसके लिए हमें चाहिए है कोई भी अर्थिंग या न्यूट, वो क्या क्या करेगा, न्यूट्रल या अर्थ से वो क्या करेगा, जाएगा। तो अब क्या करते हैं, अगर तो आप लोगों के पास प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं हो, ठीक है, ये देखो अगर करंट प्रॉपर ग्राउंडिंग नहीं हो, ठीक है, तो हमारे पास क्या मसला होगा, ये ज़ीरो सीक्वेंस करंट जो है ना अवेलेबल ज़ीरो, ये फ्लो नहीं होगी। तो ये जब फ्लो नहीं होगी तो वो न्यूट्रल पे जाएगी, अगर न्यूट्रल अवेलेबल हुआ या उसकी वजह से हमारे पास क्या मसला होगा कि हमारे पास स्पार्क या कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, इसके लिए हम इंस्ट्रूमेंट कौन से यूज़ करते हैं, वही मल्टीमीटर फ्लूक जो मैंने ऊपर डिफ़ाइन किया था। और इसके लिए जो है प्रोसीजर भी वही है कि हम क्या करते हैं, सप्लाई देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है आगे क्या होता है कि उसी में से हम एम्पियर और वोल्टेज को हम क्या करते हैं, नापते हैं। अच्छा, ये देखो एनजीआर, एनजीआर क्या है, एनजीआर सिस्टम टाइप ग्राउंड फॉल्ट करंट। अब सिस्टम लो रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग अगर होगा तो आप लोगों के पास करंट 1000 एम्पेयर तक, ये वैसे एक एग्जांपल है, ठीक है। और हाई रेजिस्टेंस ग्राउंडिंग अगर होगी तो क्या होगा, 5 एम्पेयर 10 एम्पेयर। तो ये एनजीआर क्या करता है, जो न्यूट्रल ग्राउंडिंग रजिस्टर है ना, जैसे कि इसके नाम से क्लियर है कि ये क्या करता है, ये जब ये ज़ीरो सीक्वेंस आ जाता है, करंट आ जाता है, ठीक है, तो उसमें एनजीआर ज़्यादा रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस जो है वो प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से हमारे पास ग्राउंड करंट जो है, ये करंट ज़ीरो करंट ये लिमिट हो जाता है। जैसे कि ये देखो यहाँ पे 5 एम्पेयर से 10 एम्पेयर पे आ गया। अगर तो ये एनजीआर आप लोगों के पास नहीं लगा हो तो ये 50 एम्पेयर से 1000 एम्पेयर तक हो सकता है। कैपेसिटेंस एंड 10 डेल्टा वाइंडिंग, तो हम क्या करते हैं, कैपेसिटेंस एंड 10 डेल्टा वाइंडिंग को स्टडी करते हैं कि इसमें क्या है। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारे पास जो वाइंडिंग की इंसुलेशन होती है, और वो क्या हो सकती है, ऑयल या उसके अंदर जो वाइंडिंग के अंदर जो पेपर होता है उसकी कंडीशन को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, ये टेस्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें लिखा है मॉइस्चर कंटेमिनेशन, ठीक है। तो मॉइस्चर की आलूदगी, ठीक है, मतलब मॉइस्चर जो है हमारे पास ऑयल में या उस पेपर पे तो नहीं है। उसके अलावा इंसुलेशन एजिंग, इंसुलेशन की एज, ठीक है। ऑयल डिग्रेडेशन, देख लिया ऑयल भी इसमें आ गया कि ऑयल की अब डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ तो है जो है वो क्या है। और इंटरनल इंसुलेशन डिफेक्ट्स, ठीक हो गया। तो मतलब इंसुलेशन की रिलेटेड जो है वो इसमें हम चेक करते हैं। अच्छा, 10 डेल्टा क्या है, 10 डेल्टा जो है हमारे पास लॉस करंट बाई कैपेसिटिव करंट है। अच्छा, लॉस करंट क्या है, फ्लो ड्यू टू मॉइस्चर एट सेक्टर, ये जो करंट है ना, लॉस करंट, ये जो इन चीज़ों की वजह से होगा वो, ठीक है।
और कैपेसिटिव करंट क्या है, वो करंट जो कि हेल्थी इंसुलेशन जो है हमारे पास उसमें से जो गुजरेगा उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कैपेसिटिव करंट। अच्छा, अगर एग्जांपल ले हम तो क्या कह सकते हैं, गुड इंसुलेशन तब भी होगा जब आप लोगों के पास टेन डेल्टा ये देखो 0.2% है, ठीक है, तो इट्स मीन एक्सीलेंट इंसुलेशन है। अगर फॉर एग्जांपल अब ये 2% है, जैसे कि ये देखो आप लोग यहाँ से टेन डेल्टा वही जो है लॉस करंट बाई कैपेसिटिव करंट 2% आया हुआ है, तो इंसुलेशन बैड इंसुलेशन है, ठीक हो गया। इसके अलावा जो है अगर आप लोग सिंपल इसको अंडरस्टैंड करना चाहते हो, ये देखो यहाँ पे मैंने और भी डिटेल किया है कि आइडल इंसुलेशन तब होगी जब टेंजेंट थीटा, टेंजेंट जो है टेंजेंट डेल्टा, ये जो आप लोगों के पास जब जीरो होगा, ठीक है। फिर रियल इंसुलेशन स्मॉल लॉसेस, अगर थोड़ी बहुत लॉसेस होगी जैसे कि ये हो रहा है, ठीक है। और उसके अलावा हाइयर अगर होगा तो फिर पुअर इंसुलेशन होगा और इसकी इंसुलेशन जो है वो उसकी कंडीशन ख़राब होगी, ठीक हो गया। अच्छा, इसके अलावा और इसकी डिटेल अगर आप लोग देख लो, देखो कैपेसिटेंस स्टेबल बट टेंजेंट इंक्रीज। अब कैपेसिटेंस अगर इसकी, क्योंकि अगर जब ये टेस्ट आप लोग कर सकते हो तो उसमें आप लोग कैपेसिटेंस और ये टेंट जो है ये डेल्टा, ये आप लोग दोनों सर्च करोगे, नीचे मैं दिखा दूंगा कैसे करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है, अगर तो कैपेसिटेंस स्टेबल है और आप लोगों के पास टेंट डेल्टा जो इंक्रीज है तो इंसुलेशन कंटेमिनेशन है, ठीक है। लेकिन अगर दोनों इंक्रीज है तो सीरियस इंटरनल इशू है, ठीक हो गया। तो इससे आप लोगों को और ज़्यादा बेहतर आइडिया हो जाता है। अच्छा, उसके अलावा टेस्ट प्रोसीजर इसका क्या होता है, ये देखो इसके लिए जो टेस्ट वो होता है तो टेन डेल्टा इसको डिवाइस कहते हैं और उस पर ये आप लोगों के पास लिखा होगा CHG, CLG और CHL, ये लिखा होता है। अब इसकी क्या मानी है, ये देखो ये आप लोग टेस्ट का प्रोसीजर है कि आप लोग कितना 2K या 10 kV जो है अप्लाई करोगे, ठीक है। मेजर क्या करोगे, कैपेसिटेंस करोगे और टेन डेल्टा करोगे, ठीक है। और फिर रिकॉर्ड रीडिंग जो है वो कंपेयर करोगे, किस चीज़ के साथ कंपेयर करोगे, इसका जो फैट का रिपोर्ट होगा उससे करोगे। अच्छा, ये देखो ये वो डिवाइस है, ठीक है, टेन डेल्टा ये डिवाइस है। तो इसमें आप लोग ये देखो ये क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे CHG, CLG या CHL। अब ये क्या है, CHG CLG, ये है CHG HV टू ग्राउंड, CLG LV टू ग्राउंड और CHL HV टू LV। ये देखो इसमें क्या चेक होता है, HV इंसुलेशन, LV इंसुलेशन या इंटरनल वाइंडिंग इंसुलेशन जो है वो चेक होता है। अच्छा देखो अब इन्होंने क्या किया, टेस्ट मोड इन्होंने डाला है CHG ये वाला है HV टू ग्राउंड, ये टेस्ट कर रहे हैं। उसमें वोल्टेज कितना है, 10 kV इन्होंने वोल्टेज दिया है, ठीक है। कैपेसिटेंस हमारे पास ये है 2453 माइक्रोफेराड और 10 डेल्टा जो है ये आया हुआ है। तो ये इसका क्या है, टेस्ट का प्रोसीजर है। बाकी मैंने आप लोगों को समझा दिया कि इसमें क्या होता है। ये देखो टेंडर 0.31 इंसुलेशन कंडीशन, तो इसमें आप लोगों के पास ये देखो ये टेंडर डेल्टा भी आ गया, कैपेसिटेंस भी आ गई, जिससे आप लोगों को पता चल जाता है। जब आप लोग यही कंपेयर करोगे फैट रिपोर्ट के साथ तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये टेस्ट या इसमें जो इंसुलेशन इसकी है वो एज़ पर फैक्ट्री जो हमें दिया गया है वही है या नहीं है। इसके बाद की जो वीडियो है वो आप लोगों को दूसरे पार्ट 2 में मिल जाएगी, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो रही थी, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ इसको पार्ट 1 और दूसरी वीडियो जो होगी बाकी टेस्टेस वो जो है वो पार्ट 2 में मिल जाएगी आप लोगों को।